मॉर्निंग। बैठिए प्लीज, बैठिए। कुछ लोग दुखी हो रहे, बोले वापस कैसे आ गया? हाँ? बहुत बढ़िया। क्या लॉगिन नहीं हो रहा? 16632। हाँ, फिर क्या है एक्स्ट्रा? कब? हाँ तो अच्छा, बच्चे इसलिए नहीं आ रहे होंगे। तो हम लोग भी तो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। हमको क्या क्या भजन करेंगे इधर? हम लोग इधर क्या भजन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बोलो चलो आज भजन करते हैं? अरे हम भी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। ज्यादा मेरे को अकल नहीं है। एक्चुअली आदमी क्या है, छोटे टारगेट सोच रहा है, बड़े टारगेट्स के बारे में नहीं सोच रहा है। जो शनिवार को क्लास अटेंड नहीं करता है ये सोच कर कि संडे को टेस्ट है, उसको पता नहीं है आप लोग इस टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग उस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि 1 अगस्त को है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यहाँ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वहां। ऑफकोर्स ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इधर 2 मार्क 4 मार्क कम ज्यादा आके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकल टेस्ट है। उधर 1 अगस्त, दैट विल मेक द डिफरेंस। 1 अगस्त। बहुत बढ़िया। आ गए जजमान सारे? हाँ, 1 मिनट। कितने? अरे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है शायद यार ना। ये इंग्लिश वाले हैं क्या? देखना, पूछ ले, ये उधर वाले होंगे। हैं? नहीं, आज सुबह भी मेरे पास एक मैसेज था। क्या पहली क्लास थी क्या आज इसमें? इनको पहली क्लास अनाउंस, इनको सुबह 7 बजे मैसेज था, सर आपकी क्लास नहीं आ रही है। ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं बच्चे। नहीं वो तो ठीक है। ये क्या लिख रहा है? ग्रेविटेशन चैप्टर संडे का टेस्ट में है। सुबह 7 बजे मैसेज था कि बोले कि आपकी क्लास तो आई नहीं रही। पता नहीं क्या। नाम डाल इसमें, नाम डाल, मेरी क्लास है आपका। हाँ, टाइप का होगा। तो कुछ लोगों का तो चल रहा है ना, कुछ लोग तो कर लिए ज्वाइन। टेक्नीशियन बोला क्या है, फोन तो कर दो उसको, आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं यार। चलिए शुरू करते हैं। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रहा था अलग अलग बहुत सारे करंट कैरिंग सिस्टम्स हैं। हमें बारी बारी से उनके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल ग्राफ, जो भी आपके स्कोप में वो डिस्कस करना है। मैंने एक मेंबर पूरा कर दिया, दैट वाज स्ट्रेट वायर। उसके बारे में सारी बातें हो गई थी। दूसरा मेंबर चल रहा था आर्क के बारे में। आर्क का फॉर्मूला आपको याद ही है, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। ये फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई फाई, वाई फाई आप समझते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। वहां से वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्शन कहाँ से आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी। जैसा भी आर होगा, जो भी एंगल शेंगल होगा, उसके हिसाब से काम कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी। आर्क के बारे में और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल कर चुके हैं आर्क के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी डिग्री, दिस इज आर, और यहाँ पर बी की वैल्यू तैयार करनी है। फोटो बना लें, चर्चा शुरू करते हैं प्लीज। प्लीज फोटो बनाए। एक वायर आर, इसमें आई करंट चल रहा है और ये सीन हमारे पास है। ठीक है, आइए विचार शुरू करते हैं।
आई करंट वायर इस तरह से मुड़ करके जा रहा है और आप देख रहे हैं ये हाफ सर्कल नहीं बन रहा है, ये एक ऐसा आर्क बन रहा है जो कि अपने सेंटर पे 60 मार है, और आपने बोला कि यहाँ बी की तैयारी करनी है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्या है। आई थिंक इसमें 3 मेंबर मान सकते हैं, एक इतना वायर, एक ही आर्क और एक इतना वायर। आर्क का फॉर्मूला तो हमें करना था, कर लेंगे। यार इस वायर को जब मैं डील करने बैठूंगा तो वही समस्या आने वाली जो पहले एक बार मैंने स्पेशल केस आपको बताया था। ऑब्जेक्शन पॉइंट कहाँ पर, इस वायर के सामने है या बाहर निकल गया? बाहर निकल गया है, याद आ गया आपको? ऑब्जेक्शन पॉइंट इस वायर के सामने है कि बाहर निकल गया? बाहर निकल गया। और ऐसे में आपको अगर साइन या कोस फॉर्मूला यूज करना है तो ऑब्वियसली एंगल एंगल आपको कुछ नेगेटिव वगैरह करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को समस्या आती है। तो जो अपन ने वहां किया था वही टेक्निक कर ले। आपको याद है कि मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना वो वायर के सामने आ जाए। तो आपको जरूरत पड़े तो आप 2 तार एक साथ मान सकते हैं, इनमें उल्टा पुल्टा करंट लेकर के आपका काम बन जाएगा। तो आप समझिए यहाँ करंट नहीं है ना वास्तव में, तो यहाँ करंट नहीं है तो मैं यहाँ 2 करंट मान रहा हूँ। आई करंट यूं भी है और आई करंट मैंने यहाँ पे यूं भी मान लिया। आपको खेल समझ में आ गया होगा। यहाँ वास्तव में तार या करंट तो है नहीं, तो जहाँ वास्तव में तार या करंट नहीं है क्या वहाँ 2 अपोजिट करंट माने जा सकते हैं? मैंने मान लिया, जानबूझ के मान लिया। और अब इससे फायदा क्या हो गया? मेरे ख्याल से ये पूरा ब्लैक ब्लैक बोल के एक लॉन्ग वायर मान सकते हैं। पूरा ब्लैक वाला, ये और ये पूरा एक लॉन्ग वायर हो गया, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है कि वायर के सामने है? वायर के सामने है। दूसरा, क्या ये रेड वाला एक और वायर हो गया? और रेड वाले वायर को, फाइनाइट वायर को मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे मैनेज कर लूंगा? क्या इस वायर के सामने ही मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया? यस, इस बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है या वायर्स के सामने है? वायर के सामने। तो हमारी जो मेन समस्या थी कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के बाहर चला जाएगा तो एंगल वगैरह सेट करने में हमें दिक्कत आती है, नेगेटिव वेगेटिव देखना पड़ता है। आई थिंक वो समस्या तो नहीं रहा। नहीं रहा तो अब अपना काम शुरू करें। चलो मेरी हेल्प करो, 3 मेंबर हो गए। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आर्क के बारे में बोलता हूँ, आर्क का आंसर बड़ा आसान है ना। कितना आंसर होगा बेटे? म्यू नॉट आई फाइव, फाइव बोले तो 5/3 और 4 पाई आर, ये होगा। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। हो गया ये केवल किसका आंसर है? आर्क का। चलिए, अच्छा अब इस लॉन्ग वायर का आंसर लेने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, बी लॉन्ग वायर आ जाएगा समझ, बी लॉन्ग वायर। ठीक है, लॉन्ग वायर का आंसर लेने जा रहे हैं। एक बात है, लॉन्ग वायर का आंसर क्या होता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और डी के नाम पे कोई भी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, तो वो नहीं तो जुगाड़ करें उसका। यस, नोटिस करिए, अगर मैं यहाँ पे यूं बना देता हूँ, ये होगा 30 और ये भी होगा 30, और डी के नाम पे बोलिए, डी बराबर क्या? आर कोस 30, और आर कोस 30 यानी कि √3 r/2। समझ में आता है क्या ये? समझ में आता है ये? आर कोस 30, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जुगाड़ हो गया। समझ में आ रहा है ये? चलिए अब काम करें, बी लॉन्ग, कम ऑन। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी के नाम पे क्या लिखूं मैं? √3 r/2, ये हो गया। इसको अपन सोल्व करें बच्चे। म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई आर, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, जो रेड वायर है उसका हिसाब कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझाने। रेड वायर लिख दिया, फाइनाइट वायर बोल सकते हैं। आइए, बी रेड, क्या फॉर्मूला होगा इसका? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी बोले तो वही, ये हो गया। और हाँ, क्या 2 एंगल चाहिए होते हैं? एंगल शेंगल सब नजर आ रहा है ना? कितना एंगल है? 30 और 30, sin 30 प्लस sin 30, ये हो गया। sin 30 होता है हाफ, हाफ आप बोल के 1 हो गया, तो ये अपना आ रहा है बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई आर, ये आ रहा है। क्या इन वैल्यू से सहमत है आप लोग? अब क्या करें? सुपरपोजिशन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होगी। चलो चलो, आर्क वाले की डायरेक्शन बोलिए। आर्क वाले की डायरेक्शन क्रॉस, लॉन्ग वायर के बारे में भी क्रॉस, और हाँ रेड वायर के बारे में डॉट। वेरी गुड, डॉट। अब तो कर ही सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसका डिफरेंस कर लेंगे, जो भी आना होगा वो आ जाएगा। कुल मिला के अप्रोच समझ में आना चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछें, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो पूछें। ये वायर जानबूझ के उस केस को समझाने के लिए लिया गया है कि जब जब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के सीध में ना होकर के, वायर के सामने ना होकर थोड़ा बाहर निकल जाएगा, वो टाइम पे एक्स्ट्रा वायर मानने में ज्यादा कंफर्टेबल काम होगा। ये मेरा मैसेज है। चले, अब कुछ पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपने एग्जाम्स में आए हुए हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन, उन्होंने एक डायग्राम बना के दिया था, सब लोग ये झांकी बनाए। फोटो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, संभाल लेना। दिस वाज आई, दिस वाज आर, और यहाँ पर बी की तैयारी करनी। ये पूरा 3D डायग्राम उन्होंने एग्जाम में दिया हुआ है।
तीनों एक्सिस आपको दिख रहे होंगे, एक्स वाई जेड। फोटो बना लें प्लीज। ठीक, ये डायग्राम मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इस सवाल की जो स्पेशल बात थी एग्जाम के अंदर वो क्या थी कि हमें बी पूछा गया था और सारे जो ऑप्शन थे ना एग्जाम में वो सब आईजेके की फॉर्म में थे। मतलब वहां पे हमें क्या चाहिए, प्लेन आंसर की वेक्टर आंसर, वेक्टर, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। पहले तो मैं डायग्राम विजुलाइज कराऊं आप लोगों को। कई बार बच्चे डायग्राम को ही विजुलाइज नहीं कर पाते, मैं अपने हिसाब से डायग्राम विजुलाइज कराता हूँ, ठीक है। पहली बात तो बताएंगे कैसा फोटो है, 2D या 3D फोटो, 3D समझ में आता है ना। और हाँ, इस वायर में करंट जा रही है अंदर, फिर यूं करके यूं घूमेगी और क्या यूं करके यूं बाहर आएगी करंट। तो अगर मैं इसको सीन को विजुलाइज कराऊं तो सीन यूं है कि, मेरे ख्याल से सीन यूं है कि, ये देखो मेरे हाथ को मान लो, कमा ढक्कन की तरफ करंट जा रही है, तो देखो ना इस वायर में क्या हो रहा है, करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, दिख रहा है क्या सबको। ब्लैक वाले वायर में करंट बोर्ड के अंदर जा रही है, और क्या साथ में ये है, बोलो पूरा सीन ये हुआ क्या, दिख रहा है बच्चे। पूरा सीन ये हुआ दिख रहा है सब लोगों को। ब्लैक वाले वायर में करंट बोर्ड के अंदर जा रही है, फिर ये जो हाफ सर्कल है जो मैंने हाथ से बनाया इसमें करंट यूं घूम रही है बोर्ड के प्लेन में, और इस रेड वाले वायर में करंट बोर्ड के क्या बाहर आ रही है। क्या विजुअलाइज हुआ सीन, पता लग रहा है। चलिए अब हम काम करें, चलो पहले डायरेक्शंस पकड़ लेते हैं, कमान। केवल इस वायर की वजह से, केवल इस वायर की वजह से, इस वायर में क्रॉस करंट अंदर जा रही है ना, इसको यहाँ पे जो बी बनेगा कैसा बनेगा, नीचे नीचे बोले तो जे या माइनस जे, माइनस जे। केवल इस वायर में करंट यूं है ना, केवल इस वायर में, इसके वजह से वहां पे क्या डायरेक्शन आएगी, जे या माइनस जे। नहीं नहीं, उसकी वजह से माइनस जे था, इसकी वजह से माइनस जे ही होगा, वेरी गुड, इसकी वजह से भी माइनस जे होगा, क्योंकि आपको इसका हिसाब लगाना है तो अंगूठा इस तरफ करिए और हाथ उधर फैलाई, इधर बात करनी है, तो बोली क्या होगा, माइनस जे। क्लियर है। और हाफ सर्कल की वजह से क्या माइनस के हो जाएगा, यस। सारी डायरेक्शन क्लियर है आप लोगों को, आप समझ रहे हैं। मैं कई बार आपको डॉट और क्रॉस बोल रहा था, लेकिन यहाँ मुझे डॉट क्रॉस बोल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार आप आंसर किसमें मांग रहे हैं, आई जे के में मांग रहे हैं, तो फिर मुझे अकॉर्डिंगली बात करना पड़ रहा है। चलो शुरू करते हैं, तो आ जाइए बच्चे, ये वायर वन, वायर टू और ये वायर थ्री, कमा बी वन की वैल्यू हो रही है म्यू नॉट आई अपॉन यू नो 4 पाई डी, याद है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे आ गया है, वायर के सामने आ गया, पता लगा। ये हो गया बी वन वैक्टर, और क्या ये, और बी वन वैक्टर की डायरेक्शन क्या बोला, माइनस जे। क्या सेम इज बी थ्री वैक्टर ना, बी वन और बी थ्री तो वैल्यू वाइज भी सेम है और डायरेक्शन वाइज भी सेम है, सहमत है आप मेरी बात से। चलिए क्या बी टू की तैयारी कराएंगे, बी टू क्या लिखना है, हाफ सर्कल 4R, ये पढ़ा था कल, 4R। डायरेक्शन बोलिए, हाँ शाबाश, के या माइनस के, माइनस के हो गया। एग्जाम में सारे आंसर आई जे के में, तो बस इनको मैनेज कर लें जितना मैनेजेबल हो। मेरे ख्याल से बी आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई, माइनस भी कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4R तो ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा के, है ना, और यहाँ दो, तो 4R, ये बचेगा प्लस का 2/पाई और जे के। तेरा कंफर्म करना यार, कुछ प्लस माइनस वगैरह देखना गड़बड़ ना हुई हो। बोलो सहमत है आंसर से। ये तो पूरा खींच लिया बाहर, तो यहाँ के बचा है और इसमें पाई, 2 पाई और मेरे ख्याल से बच रहे हैं। देख लो कुछ गड़बड़ ना हो, सही है। तो एग्जाम में जो चार ऑप्शन थे अपने, मिल जाएगा पुराने सवालों में कहीं में, तो उसमें जो एग्जाम में चार ऑप्शन थे वो कुछ कुछ इससे मिलते जुलते थे, तो अपन आंसर कर सकते हैं। वैसे एक बात है, अगर एग्जाम में वो वेक्टर आंसर मांगने की बजाय केवल वैल्यू मांगता, तो क्या हम एक कदम आगे जा सकते हैं, क्यों ना इसका मोड निकाल सकते हैं कि हम लोग, इसका मोड कैसे निकलेंगे, अगर वैल्यू की बात करूं। आओ बच्चे, वैल्यू की बात करो तो क्या होगा, इसका मोड तो यही हो जाएगा, और हाँ इसका मोड √1 + 4/पाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो कई बुक्स में ये सवाल अवेलेबल है, कई जो बुक्स है ना मार्केट में, उसमें ये सवाल अवेलेबल है, लेकिन उसमें आंसर में सिर्फ वैल्यू मांग रहा है कई किताबों में, तो वहां पे मेरा आंसर ये चला जाएगा। अपने एग्जाम में जो सवाल था उसके अंदर इस तरह से आंसर मांगा है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ये वाला, अच्छा बोलो रिकॉर्डिंग में देखना लो, रिकॉर्डिंग नहीं आया क्या, हाँ तुम तो चाहते ही नहीं हो कि था ना, बोले सामने का कुछ नहीं दिखे। इसमें जहाँ पे वायर नहीं था वहां पे हम लोगों ने क्या किया, दो वायर मान लिए, जहां पर करंट नहीं होता है वहां पर दो अपोजिट करंट माना जा सकता है, तो एक करंट यूं मान लिया और एक करंट यूं मान लिया। फिर ब्लैक वाला वायर, ये वायर और ये वायर, ये मिला के क्या हो गया, एक लॉन्ग वायर हो गया, और उसके अलावा ये क्या हो गया, रेड वाला एक फाइनाइट वायर हो गया। तो कुल मिला के पूरे सिस्टम को डील करने के लिए तीन मेंबर हो गए। तीन मेंबर कौन कौन से, ब्लैक वाला लॉन्ग वायर,
रेड वाला फाइनाइट वायर और इसके अलावा ये ब्लैक वाला आर्क, तीनों का अपना अपना हिसाब बनाया, सुपरपोजिशन किया तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम लोगों का बस चले तो तुम जाके वहां कैमरा के आगे ऐसे हाथ लगा दो, बोले कि बस नहीं, क्यों कैमरा के आगे कागज चिपका दो, बोले कुछ दिखना नहीं चाहिए लोगों को, नहीं कंपटीशन क्यों बढ़ाए अपन। बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और देखते हैं। हाँ ये सब हो गया है। अब एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इस सुंदर क्वेश्चन का आंसर तो लाएंगे लाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाते बनाते एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा, जो कि बहुत सारे सवालों का आंसर डायरेक्ट देने में मदद करेगा। आइए, और हाँ ये क्वेश्चन जो है जेई में आ चुका है 2010। लिखें प्लीज। सर्कल मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, सर्कल मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज एज शोन, इज एज शोन। फोटो में दिखाएंगे सब, इधर मत देखो, अभी दिखाएंगे फोटो में एज शोन किधर है। इज एज शोन, फाइंड बी सेंटर, फाइंड बी सेंटर ड्यू टू सर्कल, फाइंड बी सेंटर ड्यू टू सर्कल। अब सुनिए, इस सवाल में पहले तो अपन लोग आंसर बना लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे इसमें मेरे लिए क्या खास था, एक कॉन्सेप्ट अपन डेवलप कर लेंगे। ये सर्कुलर वायर है और एक एग्जाम में इस तरह का फोटो दिया हुआ है बाकायदा, और यहाँ पर बी सेंटर की तैयारी करनी है। यस, अब शब्दों में नोटिस करें, ये जो पूरा सर्कुलर पाथ है एक यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, इसमें करंट डालने के लिए इस तरह बैटरी शेटरी लगाई हुई है, और हमें यहाँ बी सेंटर तैयार करना है। बी सेंटर ये बाहर वाले तारों को नहीं लेना है, बी सेंटर केवल किसकी वजह से मांग रहे हैं, केवल और केवल सर्कल, सर्कल की वजह से बी सेंटर कितना बनेगा ये हमें चाहिए। आपको याद होगा कल मैं आर्क पढ़ा रहा था बेटे, तो आर्क पढ़ाते दौरान आपको याद है बी सेंटर अपन ने बनाया था, कितना रहा था पूरे आर्क, पूरे सर्कल कितना रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये आया था। तो ये भी तो सर्कल है, लेकिन मैं इसके लिए बी सेंटर की वैल्यू वो यूज नहीं करने वाला हूं। कारण क्लोज लूप को क्लोज लूप कब तब समझते हैं जब पूरे लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे, चाहे वो यूं घूमे चाहे वो यूं घूमे, किसी भी क्लोज लूप को क्लोज लूप कब समझते हैं, जब पूरे क्लोज लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आप समझते हैं ना, करंट यहाँ से इनिशिएट होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद एक रास्ता कि दो रास्ता, दो रास्ता, कुछ I1 करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ I2 करंट यहाँ चला जाएगा, और I2 यूं घूम के यूं आएगा, I1 यूं आएगा, दोनों मिलेंगे और क्या बैक टू पेवेलियन ये हो रहा है। तो बोलिए पूरे क्लोज पाथ में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ दो पैरेलल ट्रैक बन गए हैं। तो बोलिए, ये दिखने में सर्कल जरूर है, निश्चित रूप से ये दिखने में सर्कल जरूर है, मगर मैं इसको सर्कल ट्रीट नहीं करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। अब ठीक है, आप लोग मेरी बात मान ली कि ठीक भाई सर्कल तो नहीं मानना, आंसर तो बना, तो कैसे न कैसे तो आंसर बनाना पड़ेगा। तो सर्कल नहीं मान रहे तो फिर क्या करें, क्या दो आर्क मान लें, एक बड़ा आर्क और एक छोटा। तो ऐसा करते हैं, दोनों आर्क का अपना हिसाब करते हैं, सुपरपोज करेंगे, फिर जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेता हूं कि पहला आर्क यहाँ पे मार रहा है एंगल φ1, और दूसरा आर्क यहाँ पे एंगल मार रहा है मान लीजिए φ2। पहले आर की हर चीज को 1 1 1 बोल दिया, दूसरे आर की हर चीज को 2 2 2 बोल दिया, थोड़ा सा बोलने के लिए। कमान आइए, अकेले B1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, म्यू नॉट I1 φ1 अपॉन क्या 4 पाई रेडियस, अकेले B2 का कंट्रीब्यूशन म्यू नॉट I2 φ2 अपॉन 4 पाई रेडियस। आपने चालाकी देखी, रेडियस सेम है ना दोनों की, रेडियस अलग अलग लिखेंगे सेम, सेम यू नो, दोनों की, दोनों एक ही सर्कल के ये लिख दिया। अब दोनों की कंट्रीब्यूशन आ गए, हाथ घुमा के B1 की डायरेक्शन दीजिए, डॉट B2 की डायरेक्शन दीजिए, क्रॉस हो गया। सपोर्ट की झगड़ा, सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, मुझे झगड़ा के लिए दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन ही अलग अलग है ना, तो डिफरेंस करने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो अब मजे करने के लिए कुछ लॉजिक डेवलप करते हैं। मैं इन दोनों आर्क के बारे में कुछ कंपेरिजन करने जा रहा हूँ। यस, ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव स्टडी फॉर दीज टू आर्क्स, मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। इन दोनों आर्क्स के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या आप जानते हैं सर्किट के नजरिए से दोनों आर्क आपस में पैरेलल ट्रैक हो गए हैं, और पैरेलल ट्रैक में करंट का बंटवारा, यस, रेजिस्टेंस है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यस वेरी गुड, करंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मैंने आर नहीं लिखा, वरना आर लिखा तो रेडियस का कंफ्यूजन आया था, मैंने रेजिस्टेंस लिखा। ठीक है, और यार हमने सुना है कि आप पढ़ते थे आर वाज रो एल बाय ए,
ऊपर आर्क और नीचे आर्क दोनों का रो सेम, दोनों का ए सेम। किस बिहाफ पे दोनों का रो और ए सेम है? यूनिफॉर्म वायर। वर्ड्स पे ध्यान दें। इस पूरे सवाल का जो आधार है, जो बेस है, जिस आधार पे सवाल डिजाइन हुआ, दैट इज यूनिफॉर्म वायर। ऊपर और नीचे एक जैसा वायर है तो रो सेम है। ऊपर नीचे एक जैसा वायर है तो ऑब्वियसली ए यानी कि वायर की मोटाई वो भी सेम है। तो बस क्या निकला यहाँ से? आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो बोलो बच्चे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दो? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, मानते हो आप मेरी बात? ये लिख दिया। और मैंने सुना है कि एक गाना हम लोग आते हैं ना, एंगल इज, क्या सबको ये गाना आता है? और रेडियस दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो बोलिए एंगल प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर्क हो गया। तो बोलिए, क्या मैं ऐसा लिख दूं, लेंथ ऑफ आर्क प्रोपोर्शनल टू एंगल? लिख सकता हूं एंगल प्रोपोर्शनल टू आर्क, यानी कि आर्क की लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो 1 अपॉन आर्क एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एंगल। मैंने जानबूझ के इन दोनों के बारे में कंपैरिजन किया। अब मेरे साथ सिर्फ पहला और आखिरी शब्द पढ़िए। इन दोनों आर्क्स के बारे में करंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एंगल, ये निकला। तो ये निकला, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? करंट इनटू एंगल, यस दैट शुड बी कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। यानी कि मैंने लॉजिकली ये कंफर्म कर लिया कि दोनों आर्क के बारे में करंट और एंगल का प्रोडक्ट विल बी सेम। ऐसा मुझे पता लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? पहले के लिए था I1 φ1 और दूसरे के लिए था I2 φ2। यानी लॉजिकली ये प्रूव कर पाए हैं कि दोनों आर्क के बारे में ये फिगर सेम है। और आप नोटिस कर रहे हैं क्या कुछ? क्या दोनों में इन्हीं का तो फर्क था ना? तो बोलिए, क्या आज मैं कह दूं कि B1 और B2 की वैल्यू ठीक बराबर हो गई है? लॉजिकली प्रूव हो गया कि B1 और B2 की वैल्यू ठीक बराबर हो गई है। और आपने कहा था कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी आपने कहा था B1 इज माइनस B2 वेक्टर। दोनों की वैल्यू बराबर प्रूव हो चुकी है और डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो बोलिए, क्या वाकई में बी सेंटर क्या जीरो आना ही चाहिए था? यस। इसका मतलब इस पूरे सर्कल के कारण बी सेंटर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। और मैं आपको बोल दूं कि मेरा आंसर जीरो आ चुका है, जरा आप इधर उधर की बातें कर लेते हैं, ठीक है? तो आंसर लाने वाली बात हो गई। बी सेंटर जीरो आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। खास बात देखिए आप लोगों ने, मेरे यहाँ पर एक आर्क छोटा था और एक आर्क बड़ा था, फिर भी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा आया? अलग या इक्वल? इक्वल। यानी बड़े आर्क ने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, छोटे आर्क ने भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया और दोनों अपोजिट ही थे, तो आंसर जीरो आ गया। दिमाग में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि बड़े आर्क और छोटे आर्क का कंट्रीब्यूशन सेम कैसे आ गया? इस पूरे सवाल का आधार था यूनिफॉर्म वायर। क्या बताओ सेम क्यों आया? क्योंकि आपने ये लॉजिक बोला। और आपके इस लॉजिक को सेट करने का बेस क्या था? यूनिफॉर्म वायर। क्योंकि अगर दोनों दोनों का रो सेम नहीं होता, दोनों का ए सेम नहीं होता, तो बोलिए आर प्रोपोर्शनल टू एल बनता कि नहीं बनता? नहीं बनता। अगर दोनों का रेडियस सेम ना होता तो बोलिए ये प्रोपोर्शनल टू आर्क बनता कि नहीं बनता? नहीं बनता। और अगर ये नहीं बनता तो फिर मैं ये नहीं लिख पाता, और मैं ये नहीं लिख पाता तो बोलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग आ सकता था, तो फिर आंसर जीरो नहीं हो पाता। तो आंसर जीरो जरूर जरूर आया है, लेकिन पूरे सवाल का बेस केवल केवल क्या है कि दिस सर्कल इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। इसीलिए एक आर्क छोटा होने के बावजूद भी, एक आर्क बड़ा होने के बावजूद भी दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा आ गया? सेम आ गया। एक बात। दूसरी बात, मैथमेटिकली तो ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम आ चुका है। लॉजिकली बात करें, दिमाग में अजीब सा लगता है, बोले यार सेम कैसे आ गया? कॉमन सेंस की बात है बॉस। जो आर्क छोटा था ना, उसकी लेंथ कम थी तो उसका रेजिस्टेंस कम था, तो उसको करंट ज्यादा मिला। जो आर्क छोटा एंगल मारता था उसको करंट ज्यादा मिला। जो आर्क बड़ा एंगल मारता था उसको करंट कम मिला। तो करंट और एंगल इस तरह से सेटल हुए कि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इसीलिए बड़ा आर्क और इसीलिए छोटा आर्क होने के बावजूद भी दोनों कंडीशन का वैल्यू सेम आया। इस चक्कर में नेट फील्ड कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। लिखना। खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा इसमें। लिख लें। बोला ना, अभी पूरे आ गए ना? ठीक है। बोले आगे।
तो इस सवाल से एक मैसेज हमें मिल रहा है, वो मैसेज मैं लिख के देता हूँ। ये हटा दो क्या, ये वाला? चलिए सुने। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सवाल में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो आपने वो लिखा ना यूनिफॉर्म वायर ऊपर, उसको आप अंडरलाइन करें। मतलब इस सवाल का बेस ही क्या है, इस सवाल का आंसर जीरो हो किस बेस पे आया है? सिर्फ एक ही बेस है, क्या? दिस लूप इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। क्योंकि यूनिफॉर्म वायर के आधार पर ही मैं इतना लॉजिक बोल पाया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और यूनिफॉर्म वायर के आधार पर ही आज दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम आकर के जीरो हो गया, ऐसा मुझे पता लगा। और अगर ऐसा मुझे पता लग रहा है तो इस बात को जनरलाइज कर देते हैं। कैसे? आइए, मुझे एक मैसेज आपको एक क्वेश्चन के थ्रू देता हूँ। यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर का जरा एक कुछ बात करनी है मुझे आपसे, जरा ध्यान दें बच्चे। अगर यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ सर्कुलर लूप ही होता, तो अगर मान लीजिए करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ निकलता, शब्दों पे ध्यान रखें बच्चे। मुझे क्या सिखाना है आपको? यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ सर्कुलर लूप ही होता, करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ निकलता होता। अगर मैं ऐसे में आपसे पी सेंटर पूछता ना, तो यहाँ तो हर आदमी जीरो आंसर बता देता। पता है क्यों बता देता हर बच्चा? कारण बच्चे को क्या लगता कि आधा करंट इसमें जाएगा, आधा करंट इसमें, या जो भी बच्चे को क्या लगता है, ये भी आधा सर्कल और ये भी आधा सर्कल, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वही इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। दोनों आर्क छोटे बड़े की इक्वल है, दोनों आर्क इक्वल है, तब तो दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे ही। और अगर दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे ही, दिख रहा है क्या उसमें? दिख रहा है अभी? अगर दोनों आर्क इक्वल साइज के होते तब तो दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करते ही, और डेफिनेटली हर आदमी यहाँ तो जीरो बोल देता। लेकिन इस सवाल के थ्रू जो मैसेज निकल के आया वो क्या निकल के आया है कि अगर आप वाकई में यूनिफॉर्म वायर के बने हो, वेदर बोथ दी पाथ आर ऑफ इक्वल डायमेंशन या इक्वल साइज और नॉट, दोनों पाथ आपस में इक्वल साइज के हैं या इक्वल साइज के नहीं भी हैं, तब भी दोनों का कंट्रीब्यूशन का वैल्यू सेम आएगा, और सेम आएगा इसलिए आंसर कितना होगा? जीरो। और अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये कोई सर्कुलर पाथ है, करंट एंटर कर रहा है और करंट यहाँ से एग्जिट कर रहा है। बोलिए, एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है। आज के बाद हमें इस सवाल को सोल्व नहीं करना है, सिखाने के लिए एक बार किया। बोलिए, बड़े पार्ट का कंट्रीब्यूशन और छोटे पार्ट का कंट्रीब्यूशन अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम। और सेम आएगा तो क्या बी सेंटर जीरो ही होने वाला? यस। और अगर ये समझ में आता है तो और आइए, यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ स्क्वायर लूप, करंट की एंट्री, करंट की एग्जिट। कम ऑन, बोलिए, दो पैरेलल पाथ बन गए ना? दोनों पाथ इक्वल है कि अनइक्वल? अनइक्वल। इसमें डेड साइड आ रही है और इसमें डेड साइड है ढाई साइड। डेढ़ समझते हैं आप लोग? हाँ, 1.5। ढाई बोले तो 2.5। डेढ़ और ढाई तो समझते होंगे ना? तो सीधे इंग्लैंड से आ रहे हो बे? हाँ बोले डेली अप डाउन करते बोले, हाँ। चलिए, तो मतलब ये छोटा रास्ता है बड़ा रास्ता, उसके बावजूद भी किसका बना हुआ मामला है? यूनिफॉर्म वायर। बताइए किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, छोटे रास्ते का या बड़े रास्ते का? कमान कमान, इक्वल इक्वल इक्वल, ये मुझे सिखाना है। अगर लूप यूनिफॉर्म वायर का बना है बच्चे, तो वही बात है ना, छोटे रास्ते में करंट ज्यादा चला जाएगा, बड़े रास्ते में करंट कम चला जाएगा। अल्टीमेटली मामला इस तरह सेटल होगा कि जो छोटे पाथ का कंट्रीब्यूशन आएगा वही बड़े पाथ का आएगा। इसलिए मजे करिए, जीरो रहेगा। और सुनिए, यूनिफॉर्म वायर का बना ट्राइंगल टाइप, यहाँ से यूं यहाँ से यूं, कमा, किसने बोला सेंटर पे फील्ड बना? जीरो। कारण एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा, दोनों रास्ते इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। इक्वल की अनइक्वल? एक में तो वन साइड आ रहा है और एक में टू साइड, उसके बावजूद भी क्या होगा? दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, क्योंकि मामला किसका चल रहा है? यूनिफॉर्म। तो बच्चे मुझे मैसेजेस देना है आज के बाद, कोई भी सिमेट्रिकल लूप, वेदर इट इज सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज, कोई भी सिमेट्रिकल लूप में किसी एक जगह से करंट एंटर करके दूसरी जगह निकलती है, किसी एक जगह से करंट एंटर करके दूसरी जगह निकलती है, मतलब उसमें दो पैरेलल पाथ बन जाते हैं। और अगर वो लूप यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, अगर मैंने बी सेंटर मांग लिया है, तो आप काम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बिना काम की क्या बोलने वाले हैं? जीरो बोलने वाले हैं। ये देखिए, इवन किसी किताब में क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वायर का बनाइए क्यूब, करंट की एंट्री, करंट का एग्जिट, पूछ रहे हैं यहाँ बी कितना होगा। आज के बाद इन सभी में बी सेंटर कितना होने वाला है? जीरो। बिना काम के आप बी सेंटर जीरो बोल सकते हैं, मगर ये इंश्योर कर लेना, ये कंफर्म कर लेना कि मामला यूनिफॉर्म है। लिख लीजिए।
ये लॉजिक समझ में आया क्या आप लोगों को? आपको समझ में आ गया लॉजिक, है ना? यूनिफॉर्म है क्या, फाइनल वर्ड्स क्या है कि यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ कोई भी शेप का सिमेट्रिकल लूप रहेगा, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर शेप है, सिमेट्रिकल लूप होना चाहिए। करंट एक जगह से एंटर करके कहीं दूसरी जगह निकल जाए, काम नहीं करेंगे। बी सेंटर कितना मिलने वाला है? 0। मेक श्योर जो बी सेंटर मैंने यहाँ 0 लिखा हो केवल किसकी वजह से लिखा है? केवल लूप लूप की वजह से, बाहर वाले तारों को कंसिडर नहीं किया। जैसे मान लीजिए फोटो है, इसमें क्या है, जैसे ये फोटो है, ये फोटो है, इसमें बाहर वाले तार की वजह से यहाँ बी नहीं ले रहे हैं, केवल केवल किसकी वजह से ले रहे हैं? केवल लूप लूप की वजह से। लूप मतलब केवल ट्राइंगल की वजह से, या केवल स्क्वायर की वजह से, या केवल सर्कल की वजह से ले रहे हैं। तो बी सेंटर सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट कितना बोलना है? 0 बोलना है। ठीक है, हो जाएगा। अब अगर आपने बात सीख ली है, बोले कुछ कहना आपको? अच्छा वही, हाँ मैंने बोल दिया उसके बारे में। कई बार जैसे अपन ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें ध्यान दीजिए, ये केवल किसका बी सेंटर 0 लिखा है हम लोगों ने? ये जो एक्सटर्नल वायर है तो मुझे करंट डालने के लिए दिखाना पड़ेगा ना। ये जो वायर है, ये तो करंट को इंसर्ट और एग्जिट करने के लिए दिखाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना? तो इनका कंट्रीब्यूशन नहीं लिया हम लोगों ने यहाँ पे, इन दोनों तारों का कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं लिया है। केवल और केवल सिमेट्रिकल लूप लूप की वजह से, केवल और केवल सिमेट्रिकल लूप लूप की वजह से बी सेंटर कितना है? 0, ये मुझे कहना। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये आई और ये गई। ये देखिए एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से आई करंट आया है और वहां से आई करंट ऐसे करके आगे चला गया, और हमसे बोला बी सेंटर सोल्व करिए। बी सेंटर सोल्व करना है कि 0 बोल दें? सोल्व करना है, सोल्व करना है। लेकिन क्यों करना है? अभी तुम कह रहे थे 0 बोल देंगे, 0 बोल देंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या यूनिफॉर्म वायर नहीं है क्या? नहीं, आपको कैसे पता लगा? मैं तो बताया नहीं। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो गए आजकल, हाँ एकदम सही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया नहीं, फिर भी आपको पता है कि भाई साहब यहाँ पे मामला यूनिफॉर्म वायर का नहीं है। कारण ऊपर का आर्क और नीचे का आर्क दोनों का लेंथ बराबर है। अगर वाकई में यूनिफॉर्म वायर होता होता तो बोलिए, क्या ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस बराबर होता? अरे दोनों आर्क की लेंथ बराबर है। अगर यूनिफॉर्म वायर होता तो निश्चित रूप से जो रेजिस्टेंस ऊपर का होता वही नीचे का होता, लेकिन ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो मेरे को कहने का इशारा आ चुका है कि भाई मामला अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए वो आंसर तो नहीं चलेगा, अब क्या करें? आंसर बनाना पड़ेगा। बोलिए, इसको कंप्लीट सर्कल मानना है क्या? कंप्लीट सर्कल मानना है क्या? नहीं मानना। नहीं मानना तो ये लीजिए, इसमें I1 करंट गया और इसमें I2 करंट गया। क्या करंट का बंटवारा कर ले? क्या हमें करंट का बंटवारा सिखाया गया है? बोलिए यस। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1:2। करंट का बंटवारा 1:2 या 2:1? 2:1। क्या मैं कह दूं I1 और I2 का बंटवारा कैसे होगा बेटे? 2:1। 2 वाले को कितना मिल रहा है? 2/3 इंटू आई। और इसको कितना मिल रहा है? 1/3 इंटू आई। क्या करंट तैयार है? अब आ जाओ, चलिए केवल B1 बनाने जा रहे हैं, केवल B1, केवल B1। आंसर ला सकते हैं क्या अभी? कम ऑन गेट द आंसर, कम ऑन गेट द आंसर। दोनों हाफ सर्कल हैं, दोनों हाफ सर्कल का कंट्रीब्यूशन लीजिए, हिसाब करिए। म्यू नॉट आई अपॉन 12R। डायरेक्शन बोलिए, चेक कर लेते हैं। आ रहा बच्चे, आ रहा तेरा? वेरी गुड, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। आगे बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 12R। कितने लोगों का आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 12R? शाबाश, बनाए, जल्दी बनाए। आगे वही आपका आ गया। चलिए B1 के लिए आप क्या कर रहे होंगे? म्यू नॉट आई फाइव, फाइव बोले तो पाई। अच्छा करंट को भी, सॉरी, करंट है ना, म्यू नॉट करंट कितना था? 2/3 I, 5 was पाई अपॉन 4 पाई रेडियस। पाई और पाई काट दिया आपने, तो यू आर गेटिंग 2 म्यू नॉट आई अपॉन 12R। ये आ रहा था। B2 बनाया म्यू नॉट I/3 पाई और 4 पाई R। दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 12R। ये कर रहे होंगे आप। B1 कैसा आ रहा है? क्रॉस। और B2 कैसा आ रहा है? डॉट। तो दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, तो फिर झगड़े का आंसर 0 हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, दोनों इक्वल साइज के आर्क से फिर भी कंट्रीब्यूशन अलग आया। देख रहे हैं, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म आए थे कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जा रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 12R, और फाइनल डायरेक्शन ये हो जाएगा।
चलिए, आप लोगों ने इस सर्कुलर लूप की वजह से 20 सेंटर मुझे बता दिया, फाइनल आंसर ही आ गया। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे बताइए इसका आंसर जीरो क्यों नहीं आया यार? अभी तो तुम कह रहे थे जीरो आएगा, क्या लफड़ा हुआ? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वायर। अगर ये लूप यूनिफॉर्म वायर का बना होता तो मैं पेन वेन बिल्कुल भी नहीं चलाता। आप मुझे 20 सेंटर पूछे, मैं एक झटके में आंसर जीरो बोलता बिना पेन चलाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सवाल में इशारा आ चुका था, मामला नॉन यूनिफॉर्म वायर का है, तो भी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो नियम आपने सीख लिया ना, तो ये नियम बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आंख बंद करके इसको मत यूज करना। कहीं भी लूप देखा बोले कि जीरो, ऐसा नहीं बोल देना है। पहले कंफर्म कर लेना है कि किसके बने हो, यूनिफॉर्म वायर के, तो जीरो जरूर बोल देंगे। चले, तो इस तरह से मैं आर्क की कहानियां खत्म करता हूँ। दो मेंबर खत्म ना, थर्ड मेंबर ले रहे हैं रिंग के बारे में। थर्ड मेंबर बना दीजिए। बी एट एक्सियल पॉइंट्स ऑफ, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी एट एक्सियल पॉइंट्स ऑफ, एक्सियल पॉइंट्स ऑफ करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग। ओके, सीन समझते हैं। ये है बेटे, ये रिंग हो गई है। और रिंग कैसे दिख रही है आपको? बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, जैसे मेरा हाथ है। और हाँ, इसमें आगे वाला पोर्शन में हमेशा सॉलिड वायर से दिखाऊंगा, पीछे वाला पोर्शन में हमेशा डॉटेड वायर से दिखाऊंगा। तो इसे मुझे रिंग है इस तरह से, और रिंग में करंट क्या आपके सामने से ऊपर जा रही है, ऐसे बोल के जा रही है। ऑब्वियसली कैसा है, करंट कैरिंग सिस्टम है ना, चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनाएगा। एंड अगेन, इसकी वजह से माहौल सारी दुनिया में बनेगा। सारी दुनिया में बोले तो यहाँ 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 सब जगह बनेगा। लेकिन अपने सिलेबस में केवल कहाँ का माहौल है? एक्सिस का। तो फिर हम लोग सारी दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहाँ की बात करेंगे? एक्सियल पोजिशन की बात करेंगे, इधर उधर की बात हम करेंगे ही नहीं। अब अगर आपने कहा है कि अच्छा ये जो रिंग है इसकी डिटेल कौन है, ये है एनआरआई। कौन है ये? एनआरआई। और अगर एनआरआई है तो फिर चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनाएगा। एनआरआई का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। एनआरआई का मतलब है टर्न कितने हैं एन, रेडियस कितनी है आर, और करंट कितनी है आई। क्लियर है? नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं है हाँ? चलिए, टर्न बोले तो एन, रेडियस बोले तो आर, और करंट बोले तो आई। ठीक है, आज के बाद मैं हमेशा पूरे सवालों में यही यूज करूंगा। मैंने बोला अ रिंग एनआरआई, तो आप समझना डिटेल होगी। क्लियर? ओके, रिंग जो है एनआरआई है और ये इसकी रेडियस आर है, तो माहौल बनाएगा। तो मैंने मान लिया कि सेंटर से एक डिस्टेंस पे ये लोकेशन, बोले यहाँ जानना है कि यहाँ कितना माहौल होगा। बोलिए कैसा पॉइंट है? कोई भी है? एक्सियल पॉइंट, एक्सियल। सीन समझ में आ गया? करंट कैरिंग रिंग डिटेल एन आर आई, अपने एक्सियल पॉइंट पर एक्स पर कितना माहौल बनेगा, ये हमारा टारगेट हो गया। ट्वेल्थ में हम इसका डेरिवेशन करते तो कैसे करते थे? एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेते थे, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे बनने वाला छोटा सा फील्ड बायो-सावर्ट लॉ से पकड़ते थे, याद आ रहा है? फिर हम उसके कंपोनेंट, एक एलिमेंट यहाँ पकड़ते थे, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होते थे, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन लोग इंटीग्रेट करते थे। फर्स्ट क्लास फॉर्मूला आता है। दैट फर्स्ट क्लास फॉर्मूला इज, पता है क्या किसी को? मैं भूल गया, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलो, बाद में करेक्ट नहीं करूंगा, जल्दी बोलो। कुछ लोग तो बस म्यू नोट करते रहते, बोले बाकी तुम लिख दो। हाँ, बोले म्यू नोट तो आएगा, हर फॉर्मूला में आता है। हाँ, ये भी अच्छा है। चलिए, तो कुल मिलाए क्या रहा बच्चे? तुम्हें याद है एक रिंग तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, रिंग रिंग है ना, वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती है, वो शायद ई बनाया करती थी। ये करंट कैरिंग रिंग है, क्या बना रही है? बी बना रही है। तुम्हें याद है क्या उसका फॉर्मूला क्या था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? तो वहां का फॉर्मूला वहां याद रखिए, यहाँ का फॉर्मूला है कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। सबसे पहचान कर रहा हूँ तुम्हारी, एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न। रिंग में नंबर ऑफ टर्न होंगे तो यूज कर लेना। अगर नंबर ऑफ टर्न नहीं बोल पाया तो एक टर्न तो रहेगा ही ना, तो एन बराबर 1 हो जाएगा। आई बोले तो क्या है? करंट। और आर बोले तो क्या है? रेडियस। और एक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। ये आपका बी एक्सिस का फॉर्मूला है। ओके, नोटिस करें इस फॉर्मूला को, देखिए क्या लग रहा है। रिंग से जब हम दूर जाएंगे, रिंग से दूर जाएंगे तो क्या एक्स बढ़ता जाएगा ना? तो बोलो अगर एक्स बढ़ता जाएगा बच्चे, तो बोलिए क्या कहें? बी एक्सिस वही होगा ही कम होगा? कम होगा। तो क्या मैं स्टेटमेंट दे दूं? करंट कैरिंग रिंग से दूर जाने पर माहौल लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। क्या कहना है आपको? कम, लगातार कम होता है। तो कुछ याद दिलाऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप रिंग से दूर जाते थे तो माहौल पहले बढ़ता था और फिर कम होता था। कुछ लोग मुझे अजीब से देख रहे हैं। हाँ, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ए मेरे वतन के लोगों, हाँ? याद आया? R/√2।
याद है ई मैक्स की लोकेशन वगैरह निकालते थे आप लोग? कुछ लोग सोच रहे यार ये जूलॉजी में ऐसा कब आया था, सोच रहे जूलॉजी में पता नहीं। देखो जूलॉजी में देखो आज जा करके मिलेगा, जूलॉजी में नहीं तो ऑर्गेनिक में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो आज जा करके। चलो भाई क्या रहा, करंट कैरिंग रिंग से दूर जाने पर बी लगातार कम हो रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बोला है, बी लगातार कम हो रहा है। पर यार मैं बी और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं ताकि हम लोग बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकें कि बी में वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करने की तैयारी करते हैं। बी और एक्स में ग्राफ तो तब बनेगा ना जब ये बी और एक्स में कोई स्टैंडर्ड रिलेशन हो। मगर ये जो हमें दिया हुआ है, ना स्ट्रेट लाइन है, ना पैराबोला है, ना हाइपरबोला है, तो बच्चे इसका ग्राफ तो मैं प्लॉट नहीं कर पा रहा। तो यार ऐसा करते हैं, अपने फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, मोल्ड करता हूँ, इसको थोड़ा आसान आसान तरह से बना लेता हूँ ताकि मैं इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकूँ। तो प्लान तैयार है अपना, बी और एक्स में ग्राफ की तैयारी चल रही है। और ग्राफ बना पाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आइए। किसकी तैयारी चल रही है, बी एक्सिस वर्सेस एक्स, किसकी तैयारी चल रही है? चलो करते हैं। फर्स्ट आ जाओ, सबसे पहले सेंटर पे बात करते हैं। बी सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो एक्स बराबर 0 डाल दें इसके अंदर। देखो बी सेंटर तैयार है अपना, कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या 2r। एक्स को 0 कर दिया ना आपने, तो नीचे क्या बचेगा बेटे, आर क्यूब बचेगा, ऊपर है आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। रट लें, 50 हो जाएगा, काम आने वाला है। रिंग के कारण सेंटर में माहौल म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि रिंग से दूर जाने पे माहौल लगातार कम होता है। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं सेंटर का माहौल बेस्ट हो रहा होगा? मुझे लिखना चाहिए बी सेंटर, क्या मैं कह दूं बी मैक्स? यस, हमें याद होना चाहिए रिंग सारी दुनिया में माहौल बनाता होगा, लेकिन बेस्ट माहौल कहां बनेगा, रिंग के सेंटर पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में जो रिंग था उसमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक 0 होता था। चेक द डिफरेंस, वहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक 0 होता था और यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि बेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ये डिफरेंस आप नोटिस करें, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना यार, ये वाला, इस फॉर्मूला को मैं बी सेंटर के टर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए इस तरफ, बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2। मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखा, आपको दिखाते लिखना, बोले ऐसे कैसे लिख दिया। सुने, सोचो अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर बार खींच लूं, आर स्क्वायर बार खींचने तो बाहर आके वो आर क्यूब बनेगा ना। तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। और बाहर जो आर क्यूब आएगा, वो आर क्यूब और आर स्क्वायर उड़ा देंगे तो ऊपर आर बचेगा। तो बोलिए जो इतना पोर्शन होगा तो बी सेंटर रहेगा ना। यूं समझिए, बी एक्सिस के आज के बाद आप एक नहीं दो फॉर्मूला जानते हैं। ये बी एक्सिस का फॉर्मूला है एनआरआई के टर्म में, और ये बी एक्सिस का फॉर्मूला है बी सेंटर के टर्म में। ये बी एक्सिस का फॉर्मूला है बी सेंटर के टर्म में। और अगर मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं तो ऑब्वियसली बहुत यूजफुल है, इसलिए बताया जा रहा है। दोनों फॉर्मूला का अपना अपना यूज है, दोनों फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये था सेंटर के बारे में। अब आइए दूसरा, नियर बाय। नियर बाय पॉइंट्स बोले तो एक्स इज लेस देन आर, यानी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इनके काफी पास में है, एक्स लेस देन आर। तो क्या करें, एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार बताओ यार, मेरा टारगेट था कि मैं बी और एक्स में रिलेशन ढूंढूं। अगर आप एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स ही गायब हो जाएगा, तो जिसमें रिलेशन ढूंढना है वही गायब हो जाएगा। तो रिलेशन किसमें ढूंढोगे भाई, समझे कि नहीं? तो बोलो एक्स को गायब करना है कि बचा के रखना है, बचा के रखना है। तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्स को हम एलिमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, नाम सुना होगा, वेरी गुड। तो कैसे, सुने, अपना फॉर्मूला था बेटे बी सेंटर पावर -3/2। ये देखो तुम्हारा ये फॉर्मूला था ना, इस फिगर को ऊपर लाया तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अभी मैंने कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाया, ये क्या हो गया, 1 प्लस समथिंग पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या बताता है कि, यहाँ लिख के बता देता हूँ, अगर कभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम मुझे बोलता है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म होती है। इनफाइनाइट टर्म कौन कौन सी होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ऐसे बोल के एक्स क्यूब, इनफाइनाइट टर्म इसमें होती है। लेकिन आप अगर मान लें कि अगर आपका ये जो एक्स है, अगर ये एक्स जो नेग्लिजिबल हो, अगर एक्स अगर नेग्लिजिबल हो, वेरी लेस देन 1 हो, तो बोलिए क्या करें, अपर टर्म को रखना है कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो इस एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म होती है, लेकिन मैसेज इज, अगर आपका एक्स बहुत छोटा है तो आप इनफाइनाइट टर्म को छोड़ करके केवल पहली दो टर्म से काम चला सकते हैं, इसलिए नाम है बाइनोमियल थ्योरम। नाम पकड़ोगे, बाइनोमियल बोले तो क्या, बहुत सारे टर्म या दो ही टर्म। इनफाइनाइट टर्म के जो आप किससे काम चला लीजिए, दो टर्म से काम चला लीजिए। कब चला सकते हैं ऐसा, जब आपका जो एक्स है बहुत ही कम हो। सोचिए एक्स इज लेस देन आर ना,
तो बोलिए x बाय आर विल बी लेस देन 1, x बाय आर विल बी लेस देन 1। और ये क्या x बाय आर, उसका भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो इट विल लेस देन या वेरी वेरी लेस देन 1। तो बोलिए 1 प्लस वेरी लेस देन 1 पावर n। तो बोलिए इसके एक्सपेंशन के लिए कितने टर्म यूज करें, इनफाइनाइट या दो ही टर्म? दो ही टर्म। इसीलिए हम लिख सकते हैं बी नियर, बी सेंटर, एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2r। ये मेरा आंसर। और आपने शायद मेरी चालाकी देखी होगी, यहाँ मैंने इक्वल साइन लगाया, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था। और ये कैसा फॉर्मूला है? ओरिजिनल की अप्रोक्सीमेटेड। क्योंकि ओरिजिनल एक्सपेंशन में तो भाई साहब इनफाइनाइट टर्म आना चाहिए था। मैं कितने टर्म ले रहा हूँ इनफाइनाइट, या दो ही टर्म? दो ही टर्म। तो बोलिए मैं एग्जैक्ट चल रहा हूँ कि थोड़ा रफ चल रहा हूँ? थोड़ा रफ चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट। ये फॉर्मूला में लगाने का अधिकार कब है? हमेशा नहीं लगा सकते, केवल और केवल नियर बाय पे लगा सकते हैं, हर जगह नहीं लगाना है। अभी देखेंगे सवालों में। और देखिए ये था कहां के बारे में? नियर बाय। 3 फार अवे, फार अवे बहुत दूर, हाँ, एक्स मोर देन आर। आओ इस बार आर को नेग्लेक्ट कर दें। आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो बी फार का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन क्या 2x क्यूब। आर को नेग्लेक्ट कर दिया तो नीचे क्या बना? एक्स क्यूब। तो बोलिए दूरियां के साथ क्या चल रहा है? क्या 1/x क्यूब चल रहा है? ये हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा टारगेट शायद पूरा होता दिख रहा है। आपने मुझे बोला कि भाई तू बी और एक्स में ग्राफ बना दे। बी और एक्स में मैं ग्राफ बना नहीं पा रहा था, क्योंकि ग्राफ को स्टैंडर्ड, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं था, ना सर्कल ना पैराबोला, मैं नहीं बना पाया। मैंने कहा ऐसा करते हैं, फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करना शुरू किया। सेंटर में मुझे पता लगा कि बेस्ट फील्ड बनता है। नियर बाय में मेरे को ये इक्वेशन आ गई है, तो मैं बी और एक्स में प्लॉट करना चाहूंगा। फार अवे में ये आ गई है, मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात नोटिस करें आप लोग कि ये क्या समझ में आ रहा है इससे हम लोगों को, कि यहाँ पे देखिए फार अवे के लिए ये वाला ग्राफ तो बन ही जाएगा 1/x क्यूब। ये वाला ग्राफ तो बन जाएगा ना सब, ये वाला, हाँ बन जाएगा। तो अब नियर बाय के लिए ये रिलेशन आया है, इसको भी प्लॉट करना है ना, बी और एक्स को प्लॉट करना है ना। बोलिए बी और एक्स में है, इसको प्लॉट करना है। इज इट एनी स्टैंडर्ड कर्व? दिस वन, इज इट एनी स्टैंडर्ड कर्व? है नालायको, पैराबोला। अच्छे देखो पैराबोला, आंखें खोलो, मैं दिखाता हूँ पैराबोला क्यों है और कैसे बनेगा, वही बता रहा हूँ आपको। सुने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखने की बात है ना। सुने, आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए, अच्छा जितना बोलता हूँ उतना देखना, ना चुप रहो बाकी। मान लीजिए ये यूं होता, आप लोग मत चेंज करना, ये लो, बोलो बी बराबर केवल ये होता, तो बोलो क्या बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर? तो बोलो बच्चे क्या ये बनता? माइनस भी होता, कमान, शाबाश। बोलो बच्चे क्या ये बनता? मैथ्स में एक प्रोसेस हम सिखाते बच्चे को, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। क्या बोलते हैं उसको? शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। किसी ग्राफ में अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो ग्राफ उतना ऊपर शिफ्ट हो जाता है। किसी ग्राफ में अगर नेगेटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट हो। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में मैंने कहा कि +2 जोड़ दे, तो पता है ये ग्राफ ओरिजिन पे लटकने की बजाय 2 पोजीशन ऊपर, मैंने कहा +5 जोड़ दे, 5 ऊपर, मैंने कहा -3 जोड़ दे, 3 पोजीशन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। क्या +1 जोड़ा जा रहा है? यहां तक का ग्राफ तो बन चुका। अब इसमें क्या कर रहे हो? +1 पॉजिटिव कांस्टेंट जोड़ रहे हो, तो फिर ग्राफ यहाँ लटकेगा कि ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर। और ऊपर शिफ्ट होगा तो ग्राफ क्या कुछ समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, क्या सीन बनेगा? दिस वाज ऑर्डनरी पैराबोला। ये क्या कर दिया, क्या उसको रिवर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया उसको। और ये क्या हो गया? रिवर्स करने का उसको ऊपर भी शिफ्ट कर दिया। अब तो मानते ना पैराबोला ही। यानी अगर मुझे इसका प्लॉट करने को कहा जाए, इसका ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। अब तो मानते ना पैराबोला। देखो यार, कोई ग्राफ अगर वाकई में कोई स्टैंडर्ड कर्व है तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि हम आपसे इक्वेशन पूछेंगे। अगर सवाल बनाना होगा तो मैं बना सकता हूँ कि इन द केस ऑफ करंट कैरिंग वायर when we are moving away from the ring, so for the nearby points, field decreases linearly, field decreases parabolically, field decreases hyperbolically, exponentially, कुछ भी बोलूंगा। तो अगर आपको ये इक्वेशन तो याद है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि पैराबोला है कि हाइपरबोला, तो फंस जाएंगे ना। अब तो जान गए हैं। बोलिए इज इट पैराबोला? यस। और ऑर्डिनरी पैराबोला नहीं है, कैसा है? शिफ्टेड इन्वर्टेड पैराबोला, शिफ्टेड इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा और खिसका हुआ पैराबोला। खिसका हुआ ऐसा नहीं है, लड़की हंस रही है, बोले खिसका हुआ ऐसा, खिसका बोले तो ऐसा, ठीक है। शिफ्टेड इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। अभी बना लेंगे इसको। अच्छा ये तो बन जाएगा। अब जरा नोटिस करिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अच्छा इसका ग्राफ बनाने के लिए एक जानकारी और दिखा लें। नोटिस करिए,
क्या मुझे बी की डायरेक्शन देंगे? क्या हाथ घुमाए, हाथ घुमाए, लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो जरा ना ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे, यहाँ तो बी आ रहा है लेफ्ट, यहाँ भी बी कैसा आएगा लेफ्ट, और यहाँ भी बी कैसा आएगा लेफ्ट। तो आप समझिए, अगर आप लेफ्ट बोले तो पूरे एक्सिस पे लेफ्ट है, अगर राइट बोलते तो पूरे एक्सिस पे राइट होता। तो सबसे सुंदर बात क्या निकल के आ गई यहाँ पे कि रिंग के इधर में और इधर में, रिंग के दोनों साइड पे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट की सेम, सेम। ये नोटिस करने वाली बात है, रिंग के इधर भी लेफ्टवर्ड और इधर भी लेफ्टवर्ड, यानी रिंग के दोनों साइड फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो मैं याद है कल परसों जो वायर पढ़ रहे थे, वायर के दोनों साइड फील्ड की डायरेक्शन सेम की जस्ट अपोजिट। इसलिए तुम लोगों ने बड़ा ध्यान रखा था ग्राफ बनाते टाइम, तुम बहुत बोल रहे थे उस टाइम पे, एक तरह का ग्राफ पॉजिटिव बनाएंगे, दूसरी तरफ का ग्राफ नेगेटिव में बोल रहे थे आप लोग। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि एक तरफ डायरेक्शन अलग थी और दूसरी तरफ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट थी। लेकिन आज रिंग में तो ऐसा हो रहा है कि रिंग के इधर में चाहे उधर में दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है। इसका अलग क्या हो गया कि अगर इधर का फील्ड पॉजिटिव ट्रीट किया जाए तो इधर का फील्ड भी पॉजिटिव ट्रीट होगा। तो स्टेटमेंट देना चाहता हूं, वायर के दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होता है, वायर वायर कौन गलत, रिंग के दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होता है, ये सही है। बात समझ में आ गई? सारे खेल डायरेक्शन के हैं। अब तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ बना रहा हूँ, फिर चर्चा और करेंगे। सुने, ये तुम्हारा बी और ये रहा, ये दूरियां, ठीक है, एक्स था ना। चलो ये देखिए मैंने क्या बना दिया, ये क्या हो गया, दोनों साइड का ग्राफ बना रहा हूँ। चलो बना ही देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सुनो आप देखो चालाकी, ये रिंग, रिंग के इधर साइड का ही बनाया और रिंग के इधर साइड का ही बनाया। और चालाकी देखिए मेरी, रिंग के इधर साइड कहाँ बनाया, पॉजिटिव, और रिंग के उधर भी कहाँ बनाया, पॉजिटिव। उस दिन तो बहुत चिल्ला रहे थे हम लोग ना कि रिंग के इधर पॉजिटिव बना, सॉरी वायर के इधर पॉजिटिव बनाएंगे तो वायर के उधर में या थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे थे। लेकिन सीखने वाली बात क्या हो गई आज कि रिंग के इधर भी पॉजिटिव में बनाया और रिंग के उधर भी पॉजिटिव में बनाया। और आप पैराबोला को अच्छे से नोटिस कर सकें इसलिए मैंने दोनों साइड का ग्राफ बना दिया, एक बात। दूसरी बात, क्या मैं कह दूं ये बी सेंटर हो रहा है? क्या मैं कह दूं ये बी मैक्स हो रहा है? बोलिए, लगातार कम हो रहा है। यस, ये कैसे कम हो रहा है? इज इट पैराबोला? अब तो कह सकते हैं ना ये क्या हो गया, पैराबोला। ओके, और ये पैराबोला और ये क्या है, हाइपरबोला नहीं है। ये सीखना है, रेक्टेंगल हाइपरबोला भी नहीं है। सुने, एक रिलेशन होता है ये, एक रिलेशन होता है ये, एक रिलेशन होता है ये, ऐसा बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। बच्चे इन सब का फोटो पता है ना, ऐसे बनेगा, इन सबका फोटो ऐसा बनता है, लेकिन केवल इसका नाम ही रेक्टेंगल हाइपरबोला है। यही रेक्टेंगल हाइपरबोला की मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन का प्लॉट तो ऐसा ही बनेगा, मगर इनका नाम रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं बोल सकते। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये हमारे पास रिलेशन होता तो हम कहेंगे रेक्टेंगल हाइपरबोला है। अगर हमारा रिलेशन ये या ये है तो हम फोटो तो रेक्टेंगल हाइपरबोला जैसा ही बनेगा, मगर इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला टेक्निकली गलत हो जाएगा। सुन लिया सबने? क्या कहें, ये दोनों कौन है, रेक्टेंगल हाइपरबोला की जैसा, और ये कौन है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। हाँ, जैसा की साक्षात, ये साक्षात है, ये साक्षात, हाथ जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये साक्षात है और ये साक्षात है कि जैसा है। हाँ, ये साक्षात है और ये जैसा। कौन, बोलो बे, ये कौन है, साक्षात की जैसा? वेरी गुड, ये जैसा, ये साक्षात नहीं है। वेरी गुड। कल जो तार खेल रहे थे, कमॉन, कल तार खेल रहे थे, याद है, म्यू नॉट आई अपॉन। हाँ, अब समझ में आया। कल जो था वो कौन था, कल साक्षात था और आजकल साक्षात नहीं है। कौन है, ये जैसा। मेक श्योर देयर इज डिफरेंस बिटवीन साक्षात एंड जैसा। वो साक्षात था, जबकि ये वो रेक्टेंगल हाइपरबोला। बोलिए, वहां ठोक के बोलिए ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और यहाँ बोलना ही हो तो क्या बोल दीजिए, दिस ग्राफ इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, देसी में तो बोलेंगे साक्षात एंड जैसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बना लीजिए और चर्चाएं करेंगे। मैं इसको पॉइंट पी और इसको पॉइंट क्यू नाम दे रहा हूँ, इस पर भी चर्चा करूंगा। बनाए प्लीज, प्लीज बना लीजिए एक बार। मामला खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा। जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी बनाए। बोलो, बोलो। अरे लिख लिया है। पहली क्लास में मुझे समझ में आता था कि आप लोग नींद में रहते हैं। हाँ,
बोलो मैं लिखो, जल्दी लिखो, टाइम खत्म हो रहा है, 25 मिनट बचे मेरे पास। हटा दो। तो इस ग्राफ से तो साफ साफ दिख रहा है ना, देखो रिंग के सेंटर से दूर जाने पे फील्ड लगातार कम हो रहा है। ये बात हो रहा है कि शुरुआत में फील्ड पैराबोलिकली कम हो रहा है और बाद में हाइपरबोला जैसा कम हो रहा है, लेकिन लगातार कम हो रहा है। ठीक है, एक बात, इसमें जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू मैंने यहाँ पे नोटिस कराया आप लोगों को, इनका नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इनका क्या लफड़ा है वो बता देता हूँ आपको। इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पी एंड क्यू, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका क्या लफड़ा है, आप देखिए पी क्यू पे क्या हो रहा है जरा देखना। पहले ग्राफ का घुमाव इस तरफ था ना, बहुत देसी बोल रहा हूँ, पहले ग्राफ का घुमाव इस तरफ था और अब ग्राफ का घुमाव इस तरफ है कि उस तरफ है, उस तरफ है। और घुमाव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर। तो जरा देखिए कि पॉइंट क्यू के पहले ग्राफ का कर्वेचर इस तरफ था और पॉइंट क्यू के बाद ग्राफ का कर्वेचर उस तरफ है, तो क्या मैं कह दूं क्यू पर कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज हुई है? शब्द पकड़े, क्यू पर क्या हुआ है, कर्वेचर की डायरेक्शन, कर्वेचर नहीं चेंज हुआ है, कर्वेचर की डायरेक्शन, घुमाव की डायरेक्शन चेंज हो गई पॉइंट क्यू पर। तो ऐसे पॉइंट्स को मैथमेटिक्स में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं खास खास बातें करूं, इस पॉइंट पर क्योंकि कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो मुझे बताएंगे आप लोग इस पॉइंट पर ग्राफ, इसके पहले ग्राफ पैराबोला था, इसके बाद में ग्राफ वैसा था, इसके पहले ग्राफ इधर घुमा हुआ था, इसके बाद में ग्राफ उधर घुमा हुआ है, इस पॉइंट पर या इसके नियर बाय में ग्राफ कैसा घुमा है, ऐसा घुमा है, वैसा घुमा है कि नहीं घुमा? नहीं घुमा है। कारण समझिए, अरे यूं समझो ना यार, प्लस नंबर से माइनस नंबर जाते हैं तो बीच में जीरो आना पड़ता है ना, या माइनस से प्लस जाएंगे तो बीच में जीरो तो आना पड़ेगा, तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो क्या जीरो वाला ही रहेगा? तो समझिए, इसके पहले ग्राफ यूं घुमा हुआ था, इसके बाद में ग्राफ यूं घुमा हुआ है, तो यहाँ ग्राफ कैसा घुमा हुआ है, ऐसे ऐसे आप घुमा ही नहीं है, घुमा नहीं है। और अगर घुमा ही नहीं है, क्या बोल दूं स्ट्रेट लाइन हो रहा है? यस। तो पूछा जा सकता है सवाल में कि पॉइंट एंड इक्वेशन पे ग्राफ कैसा है, पैराबोला है, हाइपरबोला है कि लीनियर है, तो मुझे बोलना पड़ेगा वो लीनियर है। क्लियर है, पता लग रहा है ना? सिंपल सोचो, जैसे मान लो मैं कोई लोहे का तार तुम्हें दे दूं, कबाड़ तार तुम्हें दे दूं, बोलूं इसको यूं मोड़ दो, तो अगर वो यूं मुड़ा हुआ है, मैं बोलूंगा इसको उधर मोड़ दो, तो यूं मुड़ा हुआ चीज को यूं मोड़ने के लिए क्या एक बार सीधा तो होना पड़ेगा ना? तो जो सीधा होना पड़ेगा क्या वही चीज आ रही है यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे ग्राफ जो बात करें तो यहाँ ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है, लीनियर है? लीनियर है, और लीनियर है तो लिखें, लिखें प्लीज, कर्व चेंजेस डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो, कर्व चेंजेस डायरेक्शन ऑफ इट्स कर्वेचर, डायरेक्शन ऑफ इट्स कर्वेचर। सो लीनियर, लीनियर हो गया, थोड़ा शॉर्ट में लिखा दिया, कर्व क्या हो गया, लीनियर हो गया। और लीनियर हो गया बोला है आपने, तो बोलिए, मैंने सुना है कि लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, तो बताइए इस पॉइंट पर पी और क्यू पॉइंट के यहाँ पर ग्राफ का स्लोप डीवी बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मैंने सुना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, स्लोप इज कांस्टेंट ना। लॉजिकली इफ यू आर सेइंग योर कर्व हैज बिकम लीनियर, that means what, if your curve has become linear, so ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और अगर dv by dx कांस्टेंट है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो बच्चे b और x का रिलेशन था ना अभी मेरे पास, मैंने मिटा दिया। अगर उसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करता हूं और उसको बराबर जीरो रख के पूरा सोल्व करते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस r/2। आपको डबल डिफरेंशिएट करके जीरो करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की लोकेशन आ गई है r/2। यस, तो बोलिए, अब तो पहले तो मैंने मेंशन नहीं किया, अब तो मेंशन कर दूं मैं? यस, मुझे कहना पड़ेगा प्लस r/2 एंड दिस इज माइनस r/2। तो आज के बाद आपको रटना है डायरेक्ट, रिंग के कारण पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कितना दूर पे होता है, r/2 दूर पे। तुम्हें याद है वहां भी एक वैल्यू याद किया था आपने रिंग में, वहां r/√2, वो क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या ई मैक्स का लोकेशन? बच्चे वहां आपने ई मैक्स का लोकेशन याद किया था, यहाँ मुझे बी मैक्स का लोकेशन याद ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ बी मैक्स के सेंटर में मिल गया था। तो वहां r/√2 याद करने को कहते हैं, यहाँ पे r/2 याद करने को कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, गड़बड़ मत कर देना, मिक्स मत कर देना। वहां r/√2 याद किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिंग में, और यहाँ के रिंग में क्या याद कर रहे हैं, r/2 याद कर रहे हैं। वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन करके शब्द ही नहीं आया था, वहां पे
r/√2 कौन सा लोकेशन था? ई मैक्स का लोकेशन था। मैंने यहाँ पे बी मैक्स का लोकेशन तो पूछा ही नहीं आपसे, क्योंकि मुझे पता है इस सेंटर पे बी मैक्स मिल रहा है। फिर बोले क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, यहाँ पे ग्राफ लीनियर हो जाता है, यहाँ पर ग्राफ के घुमाव की डायरेक्शन चेंज होती है, इस तरह की जानकारी आ रही है। चलिए, ये था पूरा ग्राफ और पूरी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। अब हम लोग सवाल शुरू करने वाले हैं। क्या कंफर्टेबल है आप लोग? क्या क्या याद होना चाहिए? बी एक्सिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनआरआई के टर्म में भी और सेंटर वाले टर्म में भी। नियर बाय का फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, फार अवे का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो बन जाएगा। नियर बाय का फॉर्मूला याद करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन r/2 लोकेशन पे होता है, ये भी याद होना चाहिए, कर लेंगे। चलिए आंसर दीजिए मुझे, कमान। एक रिंग के बारे में कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, एक या दो? कमान कमान, दो। दोनों एक ही तरफ या अलग अलग तरफ? हर एक की सेंटर से डिस्टेंस, दोनों के आपस में डिस्टेंस। हाँ शाबाश। एक करंट के रिंग का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से कितनी दूर पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है? कमान 5। दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के आपस में डिस्टेंस कितनी होगी? 10। सब पता होना चाहिए, कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, संभाल लेंगे। चलिए, ये सब थी इंफॉर्मेशन, अब हम खेलेंगे। रिंग की कहानियां खत्म, सवाल शुरू। चलिए, सबसे पहले तो एक आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी, लिख दीजिए फॉर अ रिंग बी सेंटर और बी एक्स बराबर √3r, इसका रेशियो चाहिए। चलो आंसर लो। एक रिंग के कारण सेंटर पर फील्ड और सेंटर से √3r दूर पर फील्ड का रेशियो चाहिए। कम ऑन, गेट द आंसर। जल्दी से आंसर लाइए, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड, 25 सेकंड बचे हैं, जल्दी कम ऑन। 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर जल्दी। अबे मेरी तरफ देख रहा है घनश्याम, आंसर बना पे। 15 सेकंड बचे हैं, कम ऑन, जल्दी बोलिए। अच्छा देखते हैं, शाबाश। हम्म, ये कंफर्म करो कि 18 की 81। हम्म, देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। 81 आंसर आ रहा है, सही है, 81 आंसर आएगा। जल्दी से बनाए, जल्दी से आंसर बनाए। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? 81, शाबाश। कैसे होगा सुनिए, जिनसे नहीं आया जरा सुने। आपको इसमें एनआरआई वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं चाहिए, आपको इसमें लगाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला? बी एक्सिस वाला, सॉरी बी सेंटर वाला फॉर्मूला लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? बी सेंटर को तो बी सेंटर लिख दो, इसको आओ यस, इसके लिए क्या लिखें? बी सेंटर 1 प्लस x² / r², और x की वैल्यू कितनी है? √3r। कितना बचेगा? क्या 3r² / r²? क्या ये बचेगा ना? हम्म, सही तो है ना? हम्म, नहीं पावर -3, वो तो अभी करेंगे भाई, ये तो नीचे ही है ना। अच्छा सॉरी, सही 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 सही, पावर -3, सही है, बराबर सही है ना। या फिर इसको और अच्छा लिख देता हूँ, सुने और इजी, कंफ्यूजन नहीं हो। BC/1 प्लस 3r² / r² की पावर 3/2, ठीक है ना। देखो बी सेंटर को तो बी सेंटर एज इट इज लिख दिया, और जो बी एक्सिस था उसको बी सेंटर के टर्म में इस तरह अरेंज कर दिया, एक सील डाल दी, हो गया। अब आप देख लीजिए, ये तो कट ही जाएगा, ये ऊपर जाके बनेगा 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 कितना हो गया? 81, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा मैंने अभी पूछा था आप लोगों से, ऑप्शन में 81 भी है, 18 भी है। 18 नहीं हो सकता क्या? संभव की असंभव? हो ही नहीं सकता। अगर मेरा 18 आ भी जाता तो मुझे समझ में आना कि गलत हो, क्योंकि सेंटर में मैक्सिमम होगा। वेरी गुड, ये सीखना है आप लोगों को। कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती है ना, तो कई बार हम लोग इस तरह के लॉजिक्स दिमाग में रखें तो कभी कभी हेल्प मिल सकती है। तो मेक श्योर, अगर मेरा 18 आ भी जाता ना तो मैं समझ जाता कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर तो ज्यादा आना ही चाहिए था, नीचे तो कम आना ही चाहिए था, क्योंकि सेंटर फील्ड कम होता है कि बेस्ट होता है, बेस्ट होता है अकॉर्डिंगली। अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, find distance from ring where filled is 5% less than, filled is 5% less, कम 5% less than B center।
यस, मुझसे पूछ रहे हैं रिंग से कितना दूर जाए कि जो फील्ड होगा वो सेंटर के फील्ड का 5% कम होगा। एक बार बताओ, सेंटर के फील्ड से थोड़ा सा तो कम मांग रहे हो ना, 5% का मतलब कितना मांग रहे हो, 95% मांग रहे हो। तो क्या लगता है बहुत दूर जाना पड़ेगा, पास ही में हो जाएगा? फील करो सवाल को, तुम्हें सेंटर का 95% फील्ड चाहिए, तो क्या लगता है क्या बहुत दूर जाना पड़ेगा कि पास में हो जाएगा? पास में तो कुछ इशारा आ चुका है। कौन सा फॉर्मूला लें, ओरिजिनल की नियर बाय का? नियर बाय का, यस। तो आओ नियर बाय का फॉर्मूला लगा रहे बेटे। दिस इज बी सेंटर 1 माइनस 3x² अपॉन 2r²। देखा, उसने तो नहीं बोला था, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए कि मामला नियर बाय का है। अब आ जाओ, बी नियर बाय कितना मांग रहे हैं? 95% ऑफ बी सेंटर। ये कितना हो गया? 19 20 3x² 2r², 1 माइनस 19 20, एंड दैट इज मेकिंग 1 20। तो x² यू आर गेटिंग इज r² अपॉन 30। तो x बराबर r/√30। 20 10, ये सही है, r/√30। अपने मॉड्यूल में इस तरह का सवाल है, देखो उसमें आंसर इसी तरह से दिया हुआ है। आ रहा है क्या समझ में? 2 और 20 तो उड़ जाएंगे ना 10 बार, 16 नहीं 30 आएगा ना, 2 से ये उड़ा जाएगा, हो जाएगा, कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ओरिजिनल की नियर बाय वाला। नियर बाय, और नियर बाय वाला ही क्यों यूज किया पता लगा, सवाल की लैंग्वेज से आपको खुद डिसीजन लेना है कि नियर बाय फॉर्मूला यूज करना है। अगला क्वेश्चन, अपने एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। नीट में क्वेश्चन लिख दीजिए, टू रिंग्स, टू रिंग्स बेकम डाल दो एनआरआई, टू रिंग्स एनआरआई, ठीक है। और ये डाल के फोटो बना रहा हूँ एग्जाम में जो सीन था। यस, दोनों एनआरआई हैं और दोनों एनआरआई आपस में परपेंडिकुलर हैं। दिख रहा होगा डायग्राम में, दोनों एनआरआई हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों का सेंटर अलग ही कॉमन है, कॉमन है। हमें बी सेंटर तैयार करना है। यहाँ कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक एनआरआई या दोनों एनआरआई? दोनों एनआरआई। बोलिए, ये जो वर्टिकल एनआरआई है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन की डायरेक्शन देंगे क्या? वर्टिकल एनआरआई की वजह से कंट्रीब्यूशन की डायरेक्शन, कम ऑन। ऑप्शन देता हूँ, 6 ऑप्शन देता हूँ, लोग तो 4 देते, मैं 6 देता हूँ। लेफ्ट राइट अप डाउन डॉट क्रॉस या समथिंग टेढ़ा, कम ऑन। 7 ऑप्शन देता हूँ, कम ऑन। लेफ्ट या राइट? राइट, कम ऑन। सॉलिड तार आगे वाला है ना, सॉलिड वायर, कम ऑन। क्या राइट वर्ड आ रहा है? राइट वर्ड यानी कि इस तरफ कितना कंट्रीब्यूशन आएगा बेटे? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर सेंटर। ओके यस, हॉरिजॉन्टल एनआरआई कितना माहौल बनाएगा ऊपर की तरफ? कितना माहौल होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। तो आपने जो नेट मांगा है, नेट विल बी √2 ऑफ म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। कर सकते हैं। और देखिए, अभी अपने नीट में क्वेश्चन था 2-3 साल पहले, ये क्वेश्चन उधर आईआईटी में आया हुआ है कुछ 7-8 साल पहले, सेम क्वेश्चन। उन्होंने इस तरह का लिख दो, अ रिंग, बैकग्राउंड डाल दो एन आई, आर मत डालना, एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न एन है और करंट कितनी है आई, बस रेडियस नहीं दिया हुआ। और साथ में फोटो, फोटो एग्जाम में कुछ ऐसा था, फोटो अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा संभाल लेना। ये कुछ इस तरह का फोटो एग्जाम में था, ठीक है। ये रेडियस ए था और ये रेडियस बी था। मुझे बोला गया बी सेंटर बनाना है। बी सेंटर का फॉर्मूला क्या है बेटे अपने पास? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। अब नंबर ऑफ टर्न लिख देंगे, करंट लिख देंगे, रेडियस लिख पाएंगे? फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि आपको सवाल का डिफरेंस समझ में आता होगा। सारे टर्न की रेडियस सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। आई थिंक सबसे छोटी रेडियस ए है, रेडियस बढ़ते 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 क्या बी तक चली गई है? यस। अगर रेडियस फिक्स होती, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे तो आपने फटाफट से क्या लिखवा दिया, ये लिखवा दिया ना। क्यों लिखवा दिया? सारे टर्न की रेडियस सेम थी यार। यहाँ पर इशारा क्या आ चुका है कि सारे टर्न की रेडियस अलग अलग है, और अलग अलग तो फिर रेडियस लिख पाएंगे? फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। और जब जब ऐसा होगा तुम लोग डायरेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। जब जब मेरे फॉर्मूला में कोई भी वेरिएबल होगा तो पहले जैसा प्रॉब्लम वैसा काम करना पड़ेगा। यस, क्या प्रॉब्लम है हमारा? क्या रेडियस वेरिएबल है? क्या प्रॉब्लम है? रेडियस वेरिएबल है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले एक फिक्स रेडियस पे खेलते हैं, पहले एक फिक्स रेडियस में खेलते हैं, आइए।
मान लेता हूं कि यहां से x दूर पर, ये देखिए रेड वाला मैंने एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया। सुन रहे हैं आप मेरी बात? x दूर पर dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया। एक बार बताइए कि b माइनस ए विड्थ में कितने टर्न फैले हुए हैं? n टर्न। तो यूनिट विड्थ में कितने टर्न होंगे? n अपॉन b माइनस ए। तो अपनी जो एलिमेंट्री विड्थ है वो कितनी है? dx। मेरा जो रेड वाला जो एलिमेंट है इसकी विड्थ कितनी है? dx। तो इसमें कितने टर्न फंसे होंगे यार? n b माइनस ए इंटू dx। मानते हो आप? बोलिए, क्या मेरी एलिमेंट्री रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स आ चुके हैं क्या? कौन सी मेरी एलिमेंट्री रिंग? ये वाली। क्या इसके नंबर ऑफ टर्न्स आ चुके हैं? चलो अब इस एलिमेंट्री रिंग का फील्ड लिख दें। क्या लिखे आओ? बोलो। db, दिस विल बी म्यू नॉट टर्न एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स इंटू करंट तो आ ही रहेगा अपॉन 2 रेडियस कितना? ए या बी या एक्स? एक्स लिख दें। वेरी गुड, लिख दिया। अब हमें अगर पूरा बी बनाना है तो इसको क्या करें? इंटीग्रेट कर दीजिए। म्यू नॉट एन आई टू बी माइनस ए तो है ही है, और डी एक्स बाय एक्स, ये हो गया। अब आप देखिए आपके यहाँ एक्स वेरिएबल है ना, एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? ए। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? बी। यानी कि रेंज क्या हो जाएगी? ए से बी। आई थिंक 1/x तो बिल्कुल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ln x होता है। ln क्या b बाय हो जाएगा? ln x वो ln b माइनस ln a करके ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बेसिक ही है, बस हल्का सा इंटीग्रेशन करना पड़ा, और इंटीग्रेशन मेरे कहने से नहीं किया आपने। पता है कि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा? अगर सब कुछ फिक्स 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 होता तो एक ही बार में आंसर रहता। नहीं करते इंटीग्रेशन। जब जब कोई चीज वेरिएबल फंसेगी, जब जब कोई चीज वेरिएबल होगा, तो फिर मैं वन शॉट काम नहीं कर पाता हूँ, फिर मुझे एलिमेंट खेलना ही पड़ता है, इस तरह से आंसर आना पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल करने के लिए एक मैसेज मुझे आपको देना है। रिंग NR made of fixed length of wire, fixed length of wire, क्या n प्रोपोर्शनल 1/r होना चाहिए? मुझे एक मैसेज आपको देना है अगला सवाल करने के लिए। कोई रिंग है जिसमें n टर्न और जिसकी रेडियस r है। इफ इट इज मेड ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर, तो n और r क्या होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको एक तार दे दिया, कोई भी लोहे का एक सिंपल तार पकड़ दे दिया मैंने। मैंने बोला भाई इसका एक टर्न बना दो, तुमने उसको घुमा के सर्कल बना दिया। अब मान लीजिए तार उतना ही रहे, मैं कहूँ नहीं ऐसा करो 3 टर्न कर दो इसके, तो तार उतना ही, अगर मेरी बात मान के उसके 3 घेरे करोगे तो घेरे बढ़ाओगे तो रेडियस क्या छोटी हो जाएगी? मैं बोलूंगा यार 10 घेरे कर तो दोगे, क्या रेडियस और छोटी हो जाएगी? इसका मतलब घेरे बढ़ाओगे तो रेडियस कम होती जाएगी, और घेरे कम करोगे तो रेडियस बढ़ती जाएगी, बिकॉज यू आर वर्किंग विद सेम लेंथ ऑफ वायर, यू आर वर्किंग विद फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर। सो मेक श्योर whenever you are dealing in circular coils, आने वाले सभी चैप्टर में ऐसा होने वाला है, come on, whenever you are dealing with circular coils, and if your circular coil is made of fixed length of wire, constant length of wire, तो वहां पर n और r में क्या रिलेशन चलेगा? n प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब जितने ज्यादा घेरे करेंगे उतनी रेडियस छोटी होती जाएगी, जितने कम घेरे करेंगे उतनी रेडियस बड़ी होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ये मैंने याद दिलाया है क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा सवालों में। लिख दिया जो भी है। चलो सवाल देखिए। लिखें क्वेश्चन। टू रिंग्स सेम रेडियस सेम करंट, सेम रेडियस सेम करंट, same radius same current and turns n1 and n2, turns n1 and n2, then at center b1 by b2 question mark,
उनके सेंटर पर B1 B2 का रेशियो लाना है, आ जाइए। सर्कुलर रिंग का मामला है तो सेंटर पे B का फॉर्मूला था म्यू नॉट Ni/2r, ठीक है। दोनों के B1 B2 का रेशियो निकालना है सेंटर पर। ओके, अब दोनों में जो चीज सेम है उसको लेके चलने की जरूरत, उनको काट देते हैं। बोलिए क्या सेम है? करंट सेम, रेडियस सेम। बोला आपने म्यू नॉट 2 वगैरह वैसे बकवास है, उसको छोड़ दो। तो लॉजिक क्या बैठ रहा है यहाँ से? B प्रोपोर्शनल टू N, सो सिंपल, B1/B2 बराबर N1/N2। फर्जी क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। डिफरेंस दिखाने के लिए लिया, असली क्वेश्चन अगले वाला है। डिफरेंस दिखाने के लिए लिया। ये सवाल पूछिए क्या करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आंसर मार के आ जाएगा। सेकंड पार्ट ये लिख दिया क्या सबने? जो लोग बाहर देख रहे हैं क्या उन्होंने भी लिख दिया है? वेरी गुड, शाबाश, संभालें अपने आप को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखें कि सर्कुलर कोइल ऑफ N1 टर्न्स, circular coil of N1 turns is converted into N2 turns, converted into N2 turns, N2 turns, and current remains same, current remains same, and B1/B2 क्वेश्चन मार्क, वही है ना, B1/B2 का रेशियो लाना है। वापस से आइए, आपके सेंटर पे B का फॉर्मूला ये था। अब शब्दों पे नजर रखें, दोनों कोइल में करंट तो सेम है, काट दिया। म्यू नॉट 2 बकवास है। अब देखिए, आपने मुझे दिया है N1 टर्न को घुमा फिरा के N2 टर्न कर दिया आपने। लैंग्वेज पे नोटिस करें, मान लीजिए आज मैं आपको 10 टर्न की कोई कोइल देता हूँ, और अगर मैं कहता हूँ इसको 15 टर्न कर दो यार, तो तुम उसी तार को अगर 10 की बजाय 15 में घुमाओगे तो रेडियस विल बी सेम या चेंज होगी? मानते हो आप? तो अगर आपको लगता है तुम्हारी दोनों कोइल में, अभी तुमने N1 को घुमा के N2 किया ना, किया है ना, तुमने N1 को घुमा के N2 किया, तो इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट रही होगी कि चेंज हो गई? चेंज हो गई। आर यू वर्किंग विद फिक्स लेंथ ऑफ वायर? यस, क्वेश्चन की भाषा पहचानिए। उसी कोयल को आपने टर्न चेंज किया है, यानी यू आर वर्किंग विद फिक्स लेंथ ऑफ वायर। और जब भी फिक्स लेंथ ऑफ वायर को अगर इशारा आ जाए कि मामला फिक्स लेंथ ऑफ वायर का है, तो इस रिलेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, मुझे बी और एन में रिलेशन चाहिए, तो मुझे आर को गायब करना है। अगर आपको लगता है दोनों कोयल में आर सेम है तो काट दो आर को, ऐसे काट दो जैसे अभी पिछले सवाल में काटा था। बोलिए, दोनों कोयल में आर सेम है कि अलग है? तो हमें आर को गायब भी करना है। तो आर को गायब भी करना है, लेकिन आर को मैं काट नहीं सकता। तो आर को गायब करने के लिए किसकी हेल्प ली जाए? इसकी हेल्प ली जाए, बिकॉज इट इज द केस ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर। पता लगा? तो बोलिए, आर को क्या मैं 1/n लिख दूं यहां से? तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चे, एन तो एन था ही ना, आर को मैंने 1/n लिखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन। सो फाइनली दिस टाइम आई एम गेटिंग B proportional to n square. So this time answer will be B1/B2 बराबर N1 square by N2। दिस माय आंसर। दोनों सवाल आपके सामने हैं, दोनों की लैंग्वेज आपके सामने है। चेक द डिफरेंस, फिल द डिफरेंस। देखिए क्या भाषा का फर्क है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें साफ साफ बोला था कि दो कोयल हैं, दोनों अलग अलग कोयल हैं, दोनों का रेडियस सेम था, दोनों का करंट सेम था, दोनों का रेडियस भी सेम था, मैंने बोल के दिया। तो आपने बिल्कुल ऑर्डिनरी फर्जी क्वेश्चन था, फट से N1/N2 हो गया। दूसरे सवाल की लैंग्वेज अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें। एग्जाम में तो सीधा आएगा, N1 टर्न को N2 टर्न में मोड़ दिया है, N1 टर्न को घुमा के N2 टर्न कर दिया है। बोलिए, कुछ मैसेज मिल रहा है? N1 को घुमा के N2 कर दिया है। आर यू वर्किंग विद फिक्स लेंथ ऑफ वायर? एंड व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद फिक्स लेंथ ऑफ वायर, तो अपने फॉर्मूला के अंदर किसको इन्वॉल्व करिए? इस रिलेशन को इन्वॉल्व करके बेटर रिलेशन आएगा, जिसका कि आंसर आ चुका है, ये आंसर। डिफरेंस समझ में आता है? और समझ में आता है तो आंसर दीजिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके ऊपर अभी अपने एग्जाम में 2-3 साल पहले क्वेश्चन, अभी हाँ 2-3 साल पहले क्वेश्चन था, आंसर दीजिए। कमान, अपने एग्जाम में क्वेश्चन था कि सही आंसर आना चाहिए, 1 टर्न की सर्कुलर कोइल सेंटर में माहौल बनाती है बी, उसी कोइल को n टर्न में कन्वर्ट कर दिया, माहौल विल बी बी एन बी या एन स्क्वायर बी। वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हैं आप। क्या आपको पता लग गया मामला सेम लेंथ ऑफ वायर का था? भाषा पे गौर करना सीख गए ना। 1 टर्न की कोइल थी, उसी को n टर्न में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी बत्ती जल गई। मामला ऑर्डिनरी की स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। तो यू आर नॉट गोइंग फॉर b प्रोपोर्शनल टू n, यू आर गोइंग फॉर b प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर टर्न को, उसी टर्न को n टाइम्स कर दिया, तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया, n स्क्वायर b। तो अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2-3 साल पहले पेपर मिलेगा आपको। ये तो उन्होंने पूछा, मुझे और पूछना है आपसे। कमान, सही से आंसर आने चाहिए। 1 टन का कोयल माहौल बनाता है बी, उसी को 3 टन में कन्वर्ट किया, माहौल 9b। 1 टन का कोयल माहौल बनाता है बी, उसी को 5 टन में कन्वर्ट किया, 5b या 25b। 1 टन वाला कोयल बनाता है बी, उसी को 10 टन में कन्वर्ट किया, 10b या 100b। क्लियर? ये हो गया। और आंसर चाहिए। कमान, 3 टन का कोयल माहौल बनाता है बी, उसी को 6 टन में कन्वर्ट किया। कमान कमान कमान,
यस वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं, ये सुनना है मुझे, फिर सुन लीजिए। 3 टन का कोयल माहौल बनाता है बी, उसी को 6 टन में कन्वर्ट किया, तो मेक श्योर इट इज नॉट अबाउट 3 घेरा एंड 6 घेरा, इट इज अबाउट डबल घेरा। मुद्दा 3 टन का और 6 टन का नहीं रहा, मुद्दा है कि भाई कितना टाइम्स टर्न आपने बढ़ा दिया, क्या बोले टर्न का डबल किए, और टर्न डबल किए तो बोले बी डबल या 4 टाइम्स। बिल्कुल सही कर रहे हैं, वेरी गुड, सही। फिर आंसर दीजिए। 5 टन का कोयल माहौल बनाता है बी, उसी को 50 टन में कन्वर्ट किया, माहौल विल बी 100 बी, वेरी गुड। 5 से 50 गए तो 5 घेरा का मामला नहीं है, 50 घेरा का मामला नहीं, मुद्दा है कि तुमने घेरे 10 टाइम्स कर दिए, मुद्दा की घेरे तुमने 10 टाइम्स कर दिए। एंड आर यू वर्किंग विथ फिक्स लेंथ ऑफ वायर, और वो कर रहे हैं तो फिर आपने इसको पूछा। अगर आपने टर्न 10 टाइम्स कर दिए तो ऑब्वियसली आपका बी 100 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से काम करना, कर लेंगे। ये था आर्क के मामले, सॉरी रिंग के मामले में। मैंने तीसरा सिस्टम रिंग भी आपको कंप्लीट करा दिया है, अगले लेक्चर में और बाकी सिस्टम को डील करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो कल वाले टेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं आ रहा है, पता होगा ना आपको। कल टेस्ट है, ऐसा अजीब से देख रहे हैं। कल के टेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं आ रहा है, पता है क्या आपको? हम्म, कुछ भी नहीं पता है। करंट आएगा और कैपेसिटर आएगा, मुझे ऐसा बताया गया। क्वेश्चन मैं कल आते ही बता दूंगा आपको। अच्छा, कल तो क्लास नहीं, मंडे को है। पहले बोलना था ना, अभी आज पढ़ाने के बजाय क्वेश्चन बता देते अपन। नहीं, देखते हैं, अभी कुछ होगा तो टाइम एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दूंगा कल कौन से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्यों बताएंगे, आंसर बताएंगे ना। क्वेश्चन बताएंगे तो उनको सोल्व करना पड़ेगा, तुम्हें कष्ट होगा बेकार में। सीधा आंसर बताएंगे, पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है। थैंक यू।